हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वायुमंडल। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मेरे इस वीडियो से कुछ सहायता प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। यह है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड और डी है एथेन एवं ऑक्सीजन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। भारी गैस से वायुमंडल के निचले भाग में तथा हल्की गैस से ऊपरी भाग में पाई जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन लगभग 100 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन लगभग 125 किलोमीटर तक तथा ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ए है कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे अधिक है। यह जो है 78.08% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है नाइट्रोजन, डी है रियान। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में अस्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। इन गैसों के मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन को रखा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आ जाता है। वायुमंडल में 3 गैसों को छोड़कर से सभी गैसों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून होती है और कुछ गैसों की प्रतिशतता परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए इन सभी को अस्थायी गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। बी है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। सी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। डी है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। ठीक है, यहाँ क्षोभ मंडल धरातल से लगभग 15 किलोमीटर, समताप मंडल लगभग 15 से 50 किलोमीटर तक है और मध्यम मंडल लगभग 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल लगभग 80 से 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल लगभग 640 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ए है स्ट्रेटोस्फीयर, बी है मेसोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर और डी है थर्मोस्फीयर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह जो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। सभी मौसमी परिघटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की 4 परतें हैं। एक है आयन मंडल, 2 है मध्यम मंडल, सी है समताप मंडल, 4 है क्षोभ मंडल। ऊंचाई के अनुसार उनकी सही अवरोही क्रम है। तो ए में दिया 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 3 4 1 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह है? यह ओजोन मंडल, बी है आयन मंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जितनी गतिविधियां होती है जैसे वर्षा आना, कोहरा, बादल गरजना, ये सब जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमानों की
उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। वे इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। इसलिए यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा के बाहर है। और डी है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। यह परत क्षोभ मंडल तथा मध्यम मंडल के बीच अवस्थित है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जल वाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचली समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श स्थिति मानते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। ए है क्षोभ मंडल में, बी है क्षोभ सीमा में, सी है समताप मंडल में और डी है प्रकाश मंडल में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। अगला प्रश्न है, सूरज से निचले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? ए है ट्रोपोस्फियर, बी है आइनोस्फियर, सी है ओजोन की परत और डी है धुंध, ई है उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजोन की परत। ओजोन की परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। यह भूतल पर पराबैंगनी किरण को रोककर पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है। इसका रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। यह है भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, बी है भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, सी है मानसूनों की विफलता से बचाना और डी है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को थामना। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को थामना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बताती है। यह अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10-20 किलोमीटर नीचे की परत, डी है पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडलीय की परत। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्यम मंडल और डी है आयन मंडल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, आयन मंडल। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल से होता है। इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से: ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, तापमंडल। अगला प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल, डी है बहिर्मंडल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? यह क्षोभ मंडल, बी है तापमंडल, सी है समताप मंडल और डी है आयन मंडल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, संचार
उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ए है बहिर्मंडल में, बी है समताप मंडल में, सी है आयन मंडल में, डी है क्षोभ मंडल में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? एक है क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं, ये सही है। दो है समताप मंडल, ओजोन परत। तो तीन है आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। और चार है मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति। क्या होगा उत्तर इसका? ए में 1, 2, 3 तथा 4, बी है 1, 2 तथा 4, सी है 1, 2 तथा 3, डी है 2 तथा 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? देखिए, ये क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद से समताप मंडल जो है ओजोन परत इसमें है, समताप मंडल। उसके बाद से यहाँ 3 है आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये भी सही है। और मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, तो मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। अब है सूर्य ताप एवं तापमान। प्रश्न 1 है, कथन ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इन दोनों में जो सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण है, इसके अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें द्वारा हरित गृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि एक है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। 2 है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। 3 है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ए में केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। विश्व में सूर्य ताप का वितरण तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। सूर्य ताप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल एवं आर्द्रता का अभाव होता है, अतः कथन 1 एवं 3 सही है, जबकि 2 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करती है? यह है बालू मरुस्थल, बी है धान के फसल युक्त भूमि, सी है नवपात हिम से आच्छादित भूमि और डी है प्रेरी भूमि। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपात हिम से आच्छादित भूमि। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30 से 35% है, जबकि सर्वाधिक एल्बिडो नवपात हिम से आच्छादित है। आच्छादित भूमि यानी 75 से 95% का है। बालू मरुस्थल का एल्बिडो 20 से 30%, धान की फसल युक्त
भूमि का एल्बिडो 3 से 15% तथा प्रेरी भूमि का एल्बिडो 10 से 20% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? यह है संचार शक्ति, बी है अवशोषित शक्ति, सी है उत्सर्जन शक्ति और डी है वापसी की शक्ति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा वापसी की शक्ति। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जम ही बर्फ का एल्बिडो उच्च होगा, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे वनों एवं मैदानों का एल्बिडो निम्न होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। बी है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। सी है शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवार्मवृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। डी है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। सामान्यतः भू रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम हो जाता है, परंतु अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाली तापीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती, इसलिए कथन भी जो है सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह है भूमध्य रेखा पर, बी है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है अधिकतम ताप होता है। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। यह है संघनन के कारण, बी है विकिरण के कारण, सी है आपतन के कारण और डी है चालन के कारण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा विकिरण के कारण। मेघीय रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जल वाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। अब है चक्रवात। चक्रवात से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। 2 है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। 3 है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उपयुक्त में से कौन सही है? ए में केवल 1, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 2 और डी केवल 1 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी केवल 2 सही है। ठीक है। जेट प्रवाह पृथ्वी सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व में दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब तथा उच्च ताप बाहरी वातावरण की तुलना में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, चक्रवात का आंख कहलाता है। कमजोर चक्रवातों में यह विशृंखलित हो जाता है, अतः उसमें आंख नहीं मिलती है, अतः केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए में है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण।
चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। इस प्रकार पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतरण कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ए, बी, सी और डी से अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है? ए में है ए, बी, सी में सी, डी में डी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती है। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद होता जाता है, वायु दाब गिरने लगता है, पक्षाव तथा पक्षावस्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। चूंकि इस वताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से होती है। उष्ण वताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांत का आगमन होता है। मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांत के गुजर जाने पर शीत वताग्र आ जाता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाती है तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग की वर्षा मूसलाधार होती है, परंतु यह अल्पकालिक कम विस्तृत क्षेत्र में और त्वरित झंझायुक्त होती है। शीत वताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांत का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। यह है कैरेबियन सागर में, बी है चीन सागर में, सी है अरब सागर में, डी है श्याम सागर में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में आते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो यह है मेक्सिको की खाड़ी, बी है चीन सागर, सी है हिंद महासागर और डी है यूएसए। तो यूएसए, तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ए है अटलांटिक समुद्र तट, बी है प्रशांत तट, सी है मिसिसिपी मैदान और डी है अलास्का। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसिसिपी मैदान। टॉर्नेडो प्रभावित वृहत मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहामा, कनसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ए है मर्केली स्केल, बी है फुजीटा स्केल, सी है साफिर सैम्पसन स्केल और डी है रिएक्टर स्केल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन सागर, सी है एशिया, डी है अमेरिका। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन सागर। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री
पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। अगला प्रश्न है विली विली है। ये है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। बी है एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। सी है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और डी है लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ ए में दिया है विली विली, तो विली विली चला जाएगा 2 पर, ऑस्ट्रेलिया। ये चक्रवात है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। बी है हरिकेन, हरिकेन का चला जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये 1 पर चला जाएगा। सी है टाइफून, टाइफून का चला जाएगा चीन। और डी है बागियो, बागियों का चला जाएगा 3 पर फिलीपींस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और 2 में दिया है देश। तो यहाँ है वैगुओ, वैगुओ जो है ये कहाँ का चक्रवात है? तो ये चला जाएगा फिलीपाइंस, फिलीपाइंस ये 3 पर चला जाएगा। उसके बाद से बी में है हरिकेन, हरिकेन जो है 4 पर संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून, टाइफून चला जाएगा 2 पर चीन। उसके बाद विली विलीज ये चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात या देश दिया है। तो यहाँ विली विली है, तो विली विली चला जाएगा 2 में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से टैफू, टैफू चला जाएगा 3 जापान। उसके बाद से बागियो, बागियो का चला जाएगा फिलीपींस। उसके बाद हरिकेन, हरिकेन का चला जाएगा यूएसए। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है साफिर सिम्पसन मापक, बी है मर्केली मापक, सी है फुजीटा मापक और डी है रिएक्टर मापक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा साफिर सिम्पसन मापक। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। यह है साफ मौसम का, बी है तूफान का, सी है बर्फबारी का और डी है भारी वर्षा का। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा तूफान का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। अगला प्रश्न है निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? ये है ऐला, बी है नरगिस, सी है थाड़े और डी है नीलम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा नरगिस। नरगिस चक्रवात द्वारा भारत प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? यह है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, बी है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले होती है, सी है कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है और डी है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्री पृष्ठों में ताप निम्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था।
इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिल जाए। चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद।